अनाउंस किया कि किसी भी बॉलीवुड के एक्टर को, डायरेक्टर को, किसी पाकिस्तानी स्टार को कास्ट करने के लिए 5 करोड़ रुपए देने होंगे और ये खुला ऐलान हुआ। सर, काफी बढ़ रहा है हफ्ता मुंबई का आपके राज्य में। फडणवीस साहब, स्वागत है आपका। मुझे पता था आप ऐसे ही स्वागत करोगे। आप भी नहीं सुधर सकते और हम भी नहीं सुधर सकते। पर वैसे आपको बता दूं कि प्रोड्यूसर्स गिल्ड और राज ठाकरे और मैं जो कोई चर्चा हुई, प्रोड्यूसर गिल्ड ने अपनी तरफ से आगे आकर ये बात कही कि हम देश के सैनिकों के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। राज ठाकरे जी ने कुछ बातें उनसे कही और मैंने उनको ये कहा कि आपकी जो श्रद्धा हो, आप अगर करना चाहते हैं तो ये कोई कंपल्शन नहीं कि आंकड़ा ये होना चाहिए। आपको देश के सैनिकों के प्रति जो लगता है, आपकी जो श्रद्धा है, वो कीजिए अगर आप करना चाहते हैं। मैंने उनको इतना ही कहा कि ये जो एक मांग है वो मुझे जायज़ लगती है कि आपकी फिल्म शुरू करने से पहले कम से कम जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनके प्रति एक समर्पण की भावना, उनके प्रति एक श्रद्धांजलि की भावना आप लोग दे। और मुझे लगता है कि शायद जो मांग राज ठाकरे कर रहे थे और जो बात प्रोड्यूसर गिल्ड कह रहा था, इसमें कोई अंतर नहीं था। इन दोनों को आमने सामने बैठाने वाला कोई चाहिए था, वो बैठा के हमने उसको खत्म कर दिया। लोकतंत्र में चर्चाओं से अगर चीजें समाप्त हुई तो ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो कानून तो अपनी जगह है ही। और हमने ताकत से किया। जिस समय लोगों ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की, 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया जी, ऐसे थोड़े छोड़ देते। चर्चा एक चीज है, कानून तोड़ने की धमकी देना एक और चीज है। आप भारत के बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था आपके जिम्मे है। लोग धमकी देते हैं कि आप अगर फिल्म रिलीज करोगे हम आपको पीट देंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री का, कमिश्नर का दायित्व बनता है कि वो इंश्योर करे कि कोई कानून तोड़े ना। लेकिन जो आदमी कानून तोड़ने की बात कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, उसको बातचीत में बुला के निगोशिएशन में बैठाना कि एक स्टेक होल्डर है, इसकी भी राय सुन लो, अगर हम नहीं मानेंगे तो मारपीट करने लगेगा, इसकी बात सुन लेते हैं, आइए बैठिए, उसको बैठाना। इस तरीके से जो आदमी धमकी दे रहा है और जिसको धमकी दी जा रही है, दोनों के बीच में बातचीत करना आपकी जिम्मेदारी तो ये थी कि आप कहते कि कानून तोड़ के दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कानून क्या होता है। मुझे लगता है ये सुलझ के आपको पसंद नहीं आया, मजा नहीं आया आपको, आगे की न्यूज़ नहीं बन रही है इसमें। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में चर्चाओं से बात सुलझते। हम कमज़ोर नहीं है। जिस समय कुछ लोगों ने जाकर वहाँ पर थिएटर के सामने तमाशा किया, छोड़ा नहीं उनको, अंदर कर दिया, 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया और यह साफ शब्दों में कहा, भाई बातचीत से चीज़ें निपटनी चाहिए, क्यों एक दूसरे को हम इस प्रकार से उचकाने का काम करें। अगर बातचीत से चीज़ें निपटती है उसमें सबकी भलाई है, लोकतंत्र यही मानता है। और नहीं निपटती है तो कानून तो किसी को हाथ में लेने नहीं दूंगा, सवाल ही नहीं। क्योंकि आपकी मुलाकात के बाद भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें राज ठाकरे कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए का जुर्माना। क्या ये कानूनी जुर्माना है, हफ्ता है, एक्सटॉर्शन है, वसूली है, गुंडागर्दी है? इसको भी आप बोलेंगे नहीं 5 करोड़ नहीं 1 करोड़ पे सेटलमेंट कर लेते हैं? पहली बात तो यह है कि कोई सेटलमेंट का विषय ही नहीं है। प्रोड्यूसर गिल्ड ने स्वयं इस बात को कहा कि हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा है। और इसलिए मैंने उनको ये कहा, आपकी श्रद्धा से जो आप करना चाहते हो सैनिक कल्याण निधि में आप करिए। और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्या है जी। कहाँ आप अटक के बैठ गए, जो मसला समाप्त हो गया उसी के ऊपर इतना समय गवाओगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि ये जो 5 करोड़ का फिगर है उससे आप सहमत हैं कि नहीं, कि जिसने भी पाकिस्तानी एक्टर को कास्ट किया उसको 5 करोड़ दिया जाए? किसने मांगे? राज ठाकरे ने। मुझे नहीं मालूम। नहीं, क्योंकि कुछ लोग जो कह रहे थे, अगर आप इस वक्त सोशल मीडिया देखिए तो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि सोशल मीडिया पे कुछ भी चलता है जी। सोशल मीडिया का छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पे तो आपके खिलाफ 10 चीजें आ जाती हैं, थोड़ी सही है, मेरे खिलाफ 10 चीजें आती है, थोड़ी सही है। लोग सवाल ये पूछ रहे थे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, राज ठाकरे या फिर देवेंद्र फडणवीस? लोग मुझे भी सोशल मीडिया पे लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं, आपके बारे में पूछ सकते हैं। लोग दूसरा ये भी कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र में अच्छा राज चल रहा है, वो आपको दिखता नहीं है। सोशल मीडिया पे रोज आता है, हमारी तारीफ भी करते हो लोग, तो आपको दिखाई नहीं देता है। आप तो अपने मतलब की बात देखोगे राहुल जी, कभी हमारे मतलब की बात भी देखो। तो मुख्यमंत्री आप ही हैं, राज ठाकरे नहीं है, मतलब ये 5 करोड़ से आप सहमत नहीं है? नहीं, अगर 5 करोड़ से अगर आपको इसमें कोई शक होगा तो आप भी एक धमकी देकर देख लीजिए ना। हमें धमकी देने का कोई शौक नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं
ये जो धमकी देने की बात है उसी के खिलाफ मेरी मुखालफत है। मेरी तो बहुत जबरदस्त मुखालफत है धमकी देने के पूरे बिजनेस से। अच्छा, जो मूलभूत सवाल है जो इसकी आइडियोलॉजी पे बैठा है वो ये कि पाकिस्तानी स्टार्स कास्ट होने चाहिए या नहीं, इसको लेके हमने कई लोगों की बात सुनी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पे ये स्टार्स कास्ट हुए उस वक्त पे किसी को क्या मालूम था। ये तो वो वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लाहौर गए, रायविंड गए, नवाज शरीफ घर पे शादी हो रही थी, वहाँ पे मौजूद थे। फिर अगर परिस्थितियाँ बदल जाएं तो किसी को क्या मालूम। तो इसको आप किस तरीके से देखते? बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रोड्यूसर गिल्ड ने एक बात जो कही वो बिल्कुल सही कही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने उस समय मैन टू मैन एक्सचेंज, कल्चर एक्सचेंज, ये सारी बातें कही। उसके मद्देनज़र हम लोगों ने पाकिस्तानी कलाकारों को लिया। उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी। आज परिस्थितियां बन गई तो आज उन्होंने कहा हमको भी ये लगता है जब पाकिस्तान में हमारी फिल्में बैन हो रही है, हमारे चैनल्स बैन हो रहे हैं, हमारी एंट्री बैन हो रही है, उस समय पाकिस्तानी कलाकारों को हम एंगेज करें, हमको भी ये गलत लगता है, हम ये नहीं करना चाहते। उस समय की परिस्थितियों में हमने किया है। ये बात उन्होंने भी कही और मुझे भी लगता है कि उस समय उन्होंने जो किया, उस समय सरकार की जो भूमिका थी उस भूमिका में उन्होंने वो किया। आज सरकार की छोड़ दी जाए, समाज की भूमिका है। भारत में लोग नहीं चाहते, भारत में लोगों को लगता है कि भाई हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हमारी फिल्मों पर अटैक हो रहा है, हमारे कल्चर पर अटैक हो रहा है, हमारे टीवी चैनल्स बैन हो रहे हैं। ऐसे समय हम क्यों रेड कारपेट दे? तो मुझे लगता है इस भावना का सम्मान करना चाहिए। अब से थोड़ी ही देर पहले बीजेपी के सांसद, एक ऐसे शख्स जिनको आप शायद जानते हैं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह, यहीं पे बैठे थे जहां पे आप थे। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस या सरकार का उस शख्स को वहां पे बुलाना जो धमकी दे रहा है, उसको उसी टेबल पे बैठाना जिसको धमकी दी जा रही है, ये सरकार की कमजोरी दिखाता है। ये कोई असुद्दीन ओवैसी नहीं बोल रहे, ये कोई विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा, ये सोशल मीडिया पे नहीं बोल रहे, ये आप ही के पार्टी के आपके साथ ही सांसद बोल रहे हैं। देखिए, सत्यपाल सिंह जी पुलिस कमिश्नर रहे हैं। पुलिस का अपना तरीका होता है। हम पहले से नेता रहे, हमारा अपना तरीका होता है, हम अपने तरीके से चलते हैं। अच्छा, एक और सवाल खड़ा हुआ बहस में ही, और वो बड़ा सवाल ये था कि आपने चलिए पाकिस्तानी एक्टर्स पे तो बैन लगा दिया, लेकिन इस वक्त ट्रक्स लगातार उरी में आ रहे हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस अभी भी हमने दिया हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी को हमने रिव्यू करने की बात कही, उस पर हमने कोई कार्रवाई उसके बाद की नहीं। और सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या केवल एक्टर्स पे ही कार्रवाई होगी या सरकार की तरफ से जो अपनी तरफ से बनता है, ट्रक्स आप रोक सकते हैं, मोस्ट फेवर्ड स्टेटस पे आपकी सरकार कुछ कर सकती थी, साथ ही साथ आप इंडस वाटर ट्रीटी पे कुछ कर सकते थे। वहां पे तो हमने कुछ किया नहीं, ना हमने अपना डिप्लोमेट बुलाया, ये वो। एक ही इजी टारगेट पे हम लोगों ने एक तरीके से हमला बोला। पहली बात तो ये कि टारगेट पे हमने कोई हमला नहीं बोला जी, सरकार ने थोड़ी बोला है, समाज ने बोला है, समाज की भावना है। और जहां तक इंडस ट्रीटी का सवाल है, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने उसका रिव्यू शुरू किया। और एक बात ध्यान में रखिए, पाकिस्तान और भारत में एक अंतर है, और जो अंतर हमेशा रहेगा, हम एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया के सारे देशों में हमें हमारे लोकतंत्र पर फक्र है। हम ग्लोबल कम्युनिटी में अपनी साख रखते हैं। हम फेल्ड नेशन नहीं है पाकिस्तान की तरह, और इसलिए जो सारी चीज़ें कानूनन करनी पड़ती है वो हमारी सरकार कर रही है। देखिए, ये सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जी को बधाई देनी पड़ेगी, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। अमेरिका ने भी समर्थन दिया, रूस ने भी समर्थन दिया, और जो पाकिस्तान के मित्र थे, वो सऊदी अरेबिया हो चाहे ईरान हो, कोई भी पाकिस्तान के साइड से खड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार की नीति में हम लोग जी रहे हैं, जिस प्रकार के माहौल में हम जी रहे हैं, उसमें कूटनीति ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कूटनीति के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, आज पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान अलग पड़ रहा है तो पाकिस्तान के ठीक पीछे चीन भी खड़ा है, और यहीं पे गोवा में चीन के राष्ट्रपति आते हैं। हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उस डिक्लेरेशन में आ जाए, चीन उसको मना करता है। मसूद अजहर को हम टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, टेररिस्ट चीन डिक्लेयर करने नहीं देता। फिर भी हम लोग कहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, या आजकल हिंदी चीनी बाय बाय, कि खरीदते रहो बेचते रहो उनके साथ। तो वो उस तरीके से चल रहा है। ये बहुत साल चीन नहीं कर पाएगा। मूल रूप से चीन की अर्थव्यवस्था आज इस कगार पर है कि चीन को भारत के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और इसलिए चीन से खरी खरी बात ये प्रधानमंत्री जी करते हैं। और
मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, पर मैं आपको बताता हूं कि चीन को पाकिस्तान का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर वो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमराएगी। अभी वो जमाना चला गया, चीन बनाता था और हम खरीदते थे। अब चीन को आकर बनाना पड़ेगा। ये चीन की अवस्था है। हम खरीदेंगे नहीं उनसे, यहाँ जो बनेगा मेक इन इंडिया हम खरीदेंगे। और मुझे लगता है कि ये अर्थव्यवस्था उनको ये मजबूर करेगी। उनका जो 2 साल पहले का स्टैंड था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार की नीतियां प्रधानमंत्री जी ने लाई है, उन नीतियों के चलते चीन को भी हमारी लाइन टो करनी पड़ेगी। क्या कॉन्फिडेंस देता है आपको, और क्यों इस वक्त सोशल मीडिया पे एक बड़ा कैंपेन चढ़ा हुआ है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो? एक मुख्यमंत्री के तौर पे क्या आपको लगता है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हुए हिंदुस्तान में जो प्रोडक्ट्स बने हैं, बाबा रामदेव ने इसकी बात कही कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करो, चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से देखिए, चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स को हम लोग बायकॉट करें, लेकिन उसका अल्टरनेटिव तैयार करें। आज लोग चाइनीज प्रोडक्ट क्यों लेते हैं? वो सस्ते हैं, इजीली अवेलेबल है। तो आप अगर बायकॉट करने की बात करोगे तो कितने दिन बायकॉट होगा? जो गरीब आदमी है उसको अगर सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा तो मार्केट में जाकर वो मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया देखता नहीं है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है मेक इन इंडिया। दुनिया को भारत में बुलाओ। भारत और दुनिया हमारी जरूरत की और दुनिया को लगने वाली चीजें भारत में तैयार। पर आप जो बात कर रहे हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रही है उसमें फर्क मैं बताता हूं। निर्मला सीतारमण इंडस्ट्री मिनिस्टर से पूछा गया कि क्या ऐसा कोई बॉयकॉट आप लोग चाहते हैं किसी, उन्होंने कहा नहीं, सरकार की तरफ से कोई बॉयकॉट नहीं है। पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि क्या पाकिस्तानी एक्टर्स के आने पे आप अंकुश लगाएंगे, क्या वीजा उनका रोक? उन्होंने कहा नहीं, जो आएगा हम उसको वीजा देंगे। पूछा गया आईएनबी मिनिस्ट्री से कि क्या सेंसरशिप सर्टिफिकेट पे कोई बैन लगेगा? उन्होंने कहा कि नहीं, सेंसर सर्टिफिकेट तो हम देंगे, जिसको चाहिए सीबीएफसी का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सरकार तो अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ऐसा क्यों है? आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन सरकार जो अपनी तरफ से कर सकती थी कि पाकिस्तानी एक्टर आएगा हम नहीं देंगे सेंसर सर्टिफिकेट, या हमें भी लगता है चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए, या फिर कम से कम वीजा ही रोक दो पाकिस्तानी एक्टर्स का, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, सरकार को जो करना चाहिए सरकार बराबर कर रही है। सरकार की भूमिका में सरकार बिल्कुल सही है। जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में हम लोग जीते हैं, उसमें भारत जैसा राष्ट्र किन्हीं चीजों पर राष्ट्र के रूप में बायकॉट नहीं डाल सकता, लेकिन समाज तो डाल सकता है। हम समाज को तो प्रेरित कर सकते हैं। खरीदने वाला कोई सरकार थोड़ी है, खरीदने वाले तो लोग हैं। हम लोगों को तो इंस्पायर कर सकते हैं। आखिर आज दुनिया की 3रे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम है। और सबसे बड़ी बात क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज दुनिया हमारे यहाँ निवेश करना चाहती है। और ऐसे समय हम लोग हमारे जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है उसको अगर दुनिया के सामने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करेंगे, हम भी पाकिस्तान की तरह रिएक्टिव नेशन, पाकिस्तान की तरह फेल्ड नेशन, इस प्रकार से दुनिया के सामने जाएंगे तो हमारे देश में कोई आएगा नहीं। आज हमारी जनसंख्या में 50% लोग 25 साल से नीचे हैं। ये जो हमारी एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, इसको आज हाथ को काम चाहिए, इसको नौकरी चाहिए, जॉब्स चाहिए, और ये तभी तैयार होंगे जब निवेश होगा। आज हम दुनिया के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के सामने ह्यूमन रिसोर्स का एक बड़ा प्रश्न है। आज हम देखते हैं 2020 में जापान की औसत आयु 48 साल होगी। उस समय ईस्टर्न यूरोप की 44 साल होंगी, वेस्टर्न यूरोप की 41 साल होगी, चीन की 39 साल होगी, अमेरिका की 37 साल होगी, और हमारी 29 साल होगी। तो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, और वो लोग हमारे पास होंगे। अगर हम हमारी इस डेमोग्राफिक एडवांटेज को दुनिया के सामने नहीं लाएंगे, और हम अगर हमारे देश की ये साख दुनिया में तैयार नहीं करेंगे कि डिपेंडेबल नेशन है, ये नीजर रिएक्शन नहीं करता है, इसमें ताकत है, ये अपने बलबूते पर खड़ा है, इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है उन वैल्यूज का सम्मान है, ये कानून से चलने वाला देश है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग दुनिया की अर्थव्यवस्था पर राज करेंगे। और देखिए, आखिर सारी चीजें तो अर्थव्यवस्था से ही आती है। आज अमेरिका क्यों दादागिरी करता है? क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को उसकी आवश्यकता है। जिस दिन हमारी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता दुनिया को पड़ेगी, जिस दिन हमारी युवा शक्ति की आवश्यकता दुनिया को पड़ेगी, उस दिन दुनिया हमारे सामने झुकेगी। अच्छा, आपने कहा कि मुद्दे कई सारे और भी हैं, और हम ये नहीं चाहते कि इस वक्त जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसी में हम लोग अपना पूरा वक्त बिता दें। कुछ और चीज़ों पर भी मैं बातचीत करना चाहता हूँ।
करीब 2 साल हो रहे हैं आपके सरकार को। आपसे मैं जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय कि इन 2 सालों में आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी नाकामी क्या थी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कामयाबी तो कई है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सत्ता में आए, उसके बाद अभी 2 साल हम पूरे कर रहे हैं और 2 साल बहुत बड़ा अकाल उसका सामना हमने किया। 4 साल से महाराष्ट्र में अकाल है और 40,000 गाँव में से 29,000 गाँव में अकाल, तो करीब करीब महाराष्ट्र अकाल से पीड़ित रहा। लेकिन इस अकाल में हमने इस चुनौती को अवसर में परिवर्तित करने का प्रयास किया और जलयुक्त शिवार जो हमारी योजना है, जो एक प्रकार से पानी का आंदोलन बनी, हमने ये तय किया कि 5 साल में 20,000 गाँव जो हमेशा अकाल में जाते हैं उनको अकाल मुक्त करेंगे। उसकी योजना हमने तैयार की और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 4,600 गाँव हम अकाल मुक्त कर चुके हैं। 5,000 गाँवों की और हमारी योजना कार्यान्वित हो गई है और 5 साल में 20,000 गाँवों को हम अकाल मुक्त करेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि जनता कर रही है, जन आंदोलन बना है, केवल सरकार की योजना नहीं रही है। और अभी आप अगर जाकर देखोगे तो हर जगह लोगों ने जो व्यवस्थाएं खड़ी की सरकार की मदद से, आज हर जगह पानी दिख रहा है। एक एश्योर्ड इरिगेशन, क्योंकि महाराष्ट्र में 82% खेती ये ईश्वर के भरोसे थी, उसको एश्योर्ड इरिगेशन नहीं था। आज हमने पिछले वर्ष 6 लाख हेक्टेयर जमीन इरिगेशन के नीचे लाई, इस लाख और 6 लाख हेक्टेयर जमीन इरिगेशन के नीचे हम लोग ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी कई कामयाब स्कीमों में ये बहुत कामयाब रही। दूसरी एक और मुझे यहाँ बतानी चाहिए कि एजुकेशन के मामले में हमने, अगर आप पिछले 15 वर्षों के जो इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट्स है वो अगर देखोगे तो महाराष्ट्र एजुकेशन में 13वें, 14वें, 15वें और 16वें क्रमांक पर रहा है, उससे कभी इंप्रूव नहीं हुआ। पिछले 1.5 साल में हमने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान शुरू किया। इसके तहत 25,000 स्कूल्स हमारे डिजिटल हुई। 17,000 स्कूलों का हमारा लर्निंग आउटकम 100% है। आपको पता है देश के अंदर ये माहौल है कि 5वीं के 60% बच्चों को तीसरी की किताब नहीं पढ़ने आती, तीसरी के 59% बच्चों को पहले की किताब नहीं पढ़ने आती। लेकिन महाराष्ट्र में अभी 17,000 स्कूल हम ऐसे कर चुके हैं कि जहाँ के बच्चे 100% लर्निंग आउटकम पे चल रहे हैं। और इसका दूसरा फायदा ये है कि 15,000 बच्चे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल को छोड़कर सरकार की स्कूलों में वापस आए हैं। तो आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी नाकामी क्या है? वो तो आप बताएंगे। नहीं, मैं क्यों बता, आपने फटाफट गिना दिए अपने अचीवमेंट्स, तो आपने भी सोचा होगा आपके हिसाब से सबसे बड़ी नाकामी, सबसे बड़ा नाकामी का तो हिसाब 5वें साल लगता है जी। अभी तो दूसरा साल चल रहा है। नहीं, क्योंकि मुझे याद है वो एक इंटरव्यू जो हमने आपके साथ किया जब आप विपक्ष में थे और आप बहुत तेज तरार हमला कर रहे थे सरकार पर, और आपने कहा कि फार्मर सुइसाइड्स बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं 1 जनवरी से 30 सितंबर इस साल के, 2322 फार्मर्स की सुइसाइड होती है। ये देश भर में सबसे ज्यादा है और पिछले साल भी एक इतिहास, मतलब एक रिकॉर्ड था, बड़ा गंदा रिकॉर्ड था लेकिन रिकॉर्ड था फार्मर सुइसाइड्स को लेके। तो आपने तो कहा था कि आप फार्मर सुइसाइड्स रोक दोगे, ये कांग्रेस एनसीपी की बहुत बड़ी नाकामी है और उस पर आप बहुत हमला करते थे। 2 साल हो गए, आप तो नहीं कम कर पाए संख्या। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप देश में देखिए, देश में जब सूखा पड़ता है तो फार्मर सुसाइड्स ऊपर जाते हैं। लेकिन हमने जो अभियान हाथ में लिया, अभी फार्मर सुसाइड का कैपिटल क्या था? यवतमाल था, सारे चैनल तो वही आते थे। अभी आप पिछले साल के आंकड़े निकालिए, यवतमाल में फार्मर सुसाइड्स को 50% तक हमने कम किया है। दूसरा था उस्मानाबाद, वहां पर भी करीब 25% से हम लोग उसको कम कर आए। और कौन से साल? जिस साल अकाल पड़ा हुआ है। देखिए, ये कोई एक दिन में समाप्त नहीं होने वाला। इसके पीछे के जो सारे कारण हैं उसके ऊपर हमने कार्रवाई शुरू की और आज उसका हमको असर दिखाई पड़ रहा है। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम लोग जब 5 साल पूरे करेंगे तो इसमें बहुत गुणात्मक परिवर्तन हम दिखाएंगे। दूसरा एक बड़ा सवाल, अगर आप महाराष्ट्र के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, लाखों की तादाद पे लोग सड़कों पे हैं। जिस तरीके से इस राज्य की 1/3 जो आबादी है मराठों की, वो एक तरीके से जंग लड़ रही है आपकी सरकार के खिलाफ, लगातार सड़क पे उतर रही है। और जितनी भी पार्टियां, हमको समझ ही में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा आंदोलन कैसा खड़ा हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि एक एंटी ब्राह्मणिकल, चूंकि एक नागपुर का ब्राह्मण बैठा दिया गया महाराष्ट्र में,
उसके खिलाफ एक आंदोलन है। कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक एस्पिरेशंस लोगों की पूरी नहीं हो रही, उसके खिलाफ आंदोलन। हकीकत यह है कि आपके राज्य में लाखों लोग सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ सड़क पे उतर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? पहली बात तो यह है कि ये सरकार के खिलाफ है, ये कहना गलत होगा। व्यवस्था के खिलाफ अपेक्षा सरकार से है, इसको पूरा सरकार कर सकते हैं, और ये बार बार सारी संगठनाओं ने निश्चित रूप से बताया है। कुछ लोग इसमें राजनीतिक फायदा ढूंढने के लिए सरकार के खिलाफ है, मुख्यमंत्री के खिलाफ है, ठीक है, वो तो चलता है उसमें। मूल रूप से इसका अगर कारण हम देखेंगे तो ये एक लड़ाई मराठा समाज में जो विस्थापित है उनके प्रस्थापितों के खिलाफ है। क्योंकि मराठा समाज में 25% लोग ऐसे हैं कि जिनको सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन 75% लोग ऐसे हैं जो पीछे रह गए, जिनको शिक्षा में वो पिछड़े, किसान हैं लेकिन खेती किसानी में पिछड़ गए, अलग अलग प्रकार की समस्याओं से आज वो ग्रसित है। और ये उनका आक्रोश है, और ये कोई हमारी सरकार आने से आक्रोश खड़ा नहीं हुआ है, ये पिछले 40-50 सालों का उनका आक्रोश है। और जो बातें वो कह रहे हैं उनमें से कई बातें सही है। आज देखिए, हमने शिक्षा का निजीकरण कर दिया महाराष्ट्र में, सबसे पहले महाराष्ट्र ने किया। अब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 6000 जगह है सरकार के, और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 1,45,000 जगह है। और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ी 50,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है। कहाँ से किसान का बेटा देगा? और इसलिए रिजर्वेशन की मांग उसमें से आई है। लेकिन हमने उसके ऊपर उपाय किया कि रिजर्वेशन की लड़ाई तो कोर्ट में चल रही है, लेकिन अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 6000 जगह है तो उसमें 15% रिजर्वेशन भी मिला तो 900 जगह मिलेगी, बाकी लोगों को कैसे पढ़ पाएंगे? इसलिए हमने उसके ऊपर उपाय ये किया कि अभी हमने सरकार की ओर से एक स्कीम, राजर्षि शाहू महाराज स्कीम हमने घोषित की, जिसके तहत हम ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है इनकी जो सीटें हैं इस पर हम लोग फी प्रतिपूर्ति दे रहे हैं। 50% फीस ये सरकार उसका वहन करेगी, 6 लाख तक जिसकी इनकम है। इस प्रकार की योजना हमने लाई, तो आज इतनी सीटें समाज के लिए उपलब्ध हुई। जो लड़का 70%, 75% अंक पाता था, केवल पैसा नहीं है इसलिए पढ़ नहीं पाता था, ये उसका आक्रोश है। तो मुझे लगता है कि ये जो आक्रोश है, किसान आज 4-4 साल, 5-5 साल जब अकाल पड़ता है, किसान को बेटे को पढ़ाना है, शहर में रखे कैसे? रखने के लिए पैसा कहाँ है? आज हमने पंजाबराव देशमुख योजना के तहत उस किसान के लिए, और जो बड़े पैमाने पर मराठा है, उस किसान के लिए हमने व्यवस्था की कि बड़े शहरों में उसका बेटा पढ़ेगा, फीस तो हम ही देंगे, और साथ ही में 30,000 रुपया उसके रहने का खर्चा हम देंगे। छोटे शहर में 20,000 रुपये रहने का खर्चा हम देंगे। सबसे बड़ी मांग तो आरक्षण की है, उसमें आप कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे आरक्षण की, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप पूरी सच्चाई लोगों को बता नहीं रहे। क्योंकि जब पिछली सरकार ने भी, पृथ्वीराज चव्हाण कुछ देर पहले यहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि हमने तो कोशिश की लेकिन कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। जब कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था नहीं है, तो आप लोगों को क्यों ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम कुछ कर देंगे? जब कुछ हो नहीं सकता तो आपको बड़ा कैंडिडली उनको बोलना चाहिए कि देखिए हम संभवतः चाहते तो हैं लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया है, कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया हुआ है। अभी कोर्ट में केस चल रही है और कोर्ट में हमारी बात को हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु में अगर हम देखें तो तमिलनाडु में आज 68% रिजर्वेशन है, और जिन चीज़ों को उन्होंने जस्टिफाई किया है, ऐसे कई हालात हमको यहाँ दिखाई पड़ते हैं। हम कोर्ट को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये हालात है, ये लोग इतने पिछड़े हुए, इतने लोग हमारे पास, इतनी जनसंख्या है, और इसलिए इतना आरक्षण होना चाहिए। ये कोर्ट के सामने हम रख रहे हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगर हम सही बात रखेंगे तो कोर्ट भी हमारे को मदद करेगा। क्योंकि जो बाकी दोनों मांगे थी, अट्रॉसिटीज एक्ट जो है उसमें फेरबदल की बात, उसमें भी आप कोई टाइमलाइन देंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि एट्रॉसिटी एक्ट किसी भी हालत में हम कैंसिल नहीं करेंगे। ये सरकार की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि समाज में आज भी ऊंच नीच दिखाई पड़ती है। समाज के दलितों के खिलाफ कई बार हमको गलत प्रकार से उनके ऊपर हमला होता दिखाई पड़ता है, तो उसको कैंसिल करने का तो विषय नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कई प्रकरणों में यह ध्यान में आया है कि उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। ये गलत इस्तेमाल भी हम लोग नहीं चलने देंगे, और इसलिए अभी जो व्यवस्था हमको खड़ी करनी है, मैंने चर्चा शुरू की है, सारे नेताओं के साथ चर्चा शुरू की, और मुझे अभी इस बात की खुशी है कि मराठा समाज के भी बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को माना है कि इसका जो दुरुपयोग है उसको रोकिए, एक्ट को समाप्त मत कीजिए।
उनको दूंगा, आपको क्यों दूं? नहीं, उन्हीं को दीजिए, नहीं मुझे नहीं, मैं बात कर लूंगा उनसे। उनसे बात करें, आप टाइमलाइन देंगे? बिल्कुल दूं। आपने शायद एक एसआईटी बनाने की बात भी की थी अहमदनगर में, जो रेप केस हुआ, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि एसआईटी की अभी आपने अनाउंसमेंट नहीं किया, आपने जिक्र जरूर किया, लेकिन एक ठोस एसआईटी बन जाए। नहीं, आपके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन गलत है। एसआईटी का विषय नहीं, वो विषय में आरोपी को अरेस्ट भी हुई। अरेस्ट होने के बाद जो उसमें 90 दिन के भीतर उसका आरोप पत्र दाखिल करना पड़ता है, वो आरोप पत्र भी दाखिल हुआ। परसों चार्जेस भी फ्रेम हुए और केस भी शुरू हो गई। नहीं, ये आपकी बात सही है, लेकिन जो उन्होंने मांग की उस पर आप बोल रहे हैं आप उन्हीं को बताएंगे, आप यहाँ पे नहीं बताना चाहते कि आप टाइमलाइन कमिट करेंगे नहीं करेंगे, एट्रोसिटीज एक्ट कब अमेंड होगा नहीं होगा, ये आप यहाँ पे नहीं बोलना चाहते? इसका कारण ये है कि उनको मैं इसलिए बताऊंगा और आपको इसलिए नहीं बताऊंगा, मैं कुछ भी बताऊं आप तो उसमें से गलत ही ढूंढोगे ना, आप सही थोड़ी ढूंढोगे। नहीं, कैसे गलत कैसे ढूंढेंगे? न्यूज़ थोड़ी बनती है सही बात बताने नहीं, से। आप जो बात बोलेंगे वही चल रही है, लाइव लोग आपको देख रहे हैं, 160 मिलियन लोग आपको देख रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं हो सकता है। छोड़ दीजिए, जो बात है वो एकदम छोड़ सही दीजिए, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मेरा संवाद है उनसे। मुंबई में चर्चा हो रही कि जो बड़ी रैली होगी वो इतनी बड़ी रैली हो सकती है संभवतः जो लोगों ने देखी नहीं। महाराष्ट्र के इतिहास में शिवसेना की कोई रैली होती है उससे भी बहुत बड़ी, मोदी जी की कोई रैली होती है उससे भी बहुत बड़ी। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपने कहा कि आक्रोश कई सालों से बिल्डअप हो रहा है, लेकिन फूटा आपके राज्य में, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा व्यवस्था है उसके खिलाफ ये निकल के आया? देखिए, मैं वापस आपको बताना चाहता हूं कि सरकार से अपेक्षा है, और अपेक्षा कहां से होगी? सरकार से होगी, कोई दूसरा आदमी तो कर नहीं सकता है, तो निश्चित रूप से सरकार से अपेक्षा है। लेकिन एक चीज की और हम सबने इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े मोर्चे निकले, लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे ज्यादा अनुशासन के साथ कोई मोर्चा हमने कभी देखा नहीं। ये बड़ी बात। इतने लाखों लोग रास्ते पर आने के बाद मुख्य मोर्चा में जाते, अपना निवेदन जो लड़कियां हैं वो देती है, लोग अपना खाना खुद बांध कर लाते, खाना खाते, सफाई करते और वापस जाते। और इसलिए मैंने कहा कि ये मोर्चे भले ही मुख्य मोर्चे हो, लेकिन इसकी गूंज ये बहुत बड़ी है और सरकार ने उस गूंज को समझा है और इसलिए हमने कार्रवाई शुरू की है। जी, ये बताएं कि क्या जो शिवसेना के साथ इस वक्त रिश्ते हैं आपके, उससे आपके काम को करने में जो आपका एजेंडा है उसमें कोई दिक्कत होती है? क्योंकि बार बार हम सामना पढ़ते हैं या लोगों के बयान सुनते हैं, वो कई बार सरकार के खिलाफ या बीजेपी के किसी कार्रवाई के खिलाफ बोलते हैं। कुछ ने तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी कह दिया कि जिस तरीके से निज़ाम ऑफ हैदराबाद सरकार अपना राज चलाते थे वैसे बीजेपी चला रही है। इन सब चीज़ों से आपका काम मुश्किल होता है? मैं रेगुलर सामना पढ़ता नहीं, इसलिए मेरा ठीक चल रहा है। वो सामना पढ़ के आप सबक लेते हैं वहाँ से, आप उनको नहीं, आप कभी कभी ये नहीं बोलते कि सामना पे लिखने के बजाय मुझे को प्राइवेटली बता दो तो शायद वो बेटर हो? सामना आपके लिए रहता है, हमारे तो प्राइवेटली बात होती है और सब हम ठीक कर भी लेते हैं। आप ठीक कर लेते हैं। आप क्योंकि अभी मैं पूछ रहा था, जैसे अभी जो किनारे में पूछा था वो छोड़ी मंच पे ही सुनी, उन्होंने कहा कि 25 साल से हमारा रिश्ता है, लेकिन अब थोड़ी सी अनबन बनती रहती है। अभी देसाई साहब आए थे, आप ही के कोलीग हैं, तो आपके हिसाब से सब ठीक है? मतलब ये तो वैसे ना मियाँ बीवी की शादी है एक तरीके से, जो मियाँ है वो बोल रहे कि सब कुछ ठीक है, बीवी बोल रही नहीं नहीं तो गड़बड़ है, 25 साल से था, अब अच्छा नहीं है ये वो। मतलब आपको लग रहा है सब ठीक है, लेकिन जो आपका पार्टनर है उसको नहीं जम रहा है इतना? अभी कल आपके ऊपर एक लेख आ सकता है, आपने बीवी बोल दिया उनको। देख ये बात आपकी नहीं नहीं, मैंने एक रिलेशनशिप बोला, मैं उसको फटाफट चेंज करता हूँ, उसको पार्टनर बना दे। ये आपकी बात एकदम सही है, मैं उसको जैसे कहते हैं ना कि सदन की कार्रवाई से इसको एकदम हटा दिया जाए, एक्सपंज किया जाए, मैंने एकदम बयान अपना वापस लिया ये वाला। मैंने उसको बोला कि पार्टनर्स के बीच में, दो पार्टनर्स के बीच का जो रिश्ता है उसको। देखिए, ऐसा है कि मूल रूप से 25 सालों से हमारा रिश्ता ये आइडियोलॉजी का है और इसमें बृहद जो है वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, ये दो चीज़ों के ऊपर हम साथ में आए। बाकी हम दो अलग अलग पार्टियां हैं, उनकी सारी चीज़ें हमको मंजूर नहीं है, हमारी सारी चीज़ें उनको मंजूर नहीं है। अगर सारी उनकी चीज़ें हमको मंजूर होती और हमारी सारी चीज़ें उनको मंजूर होती तो दो पार्टियां क्यों होती? हम तो विलीन हो जाते और एक ही पार्टी बनते। और इसलिए अभी जो मैंडेट हमको मिला है ये कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ मैंडेट मिला हुआ है, और अगर हमको 144 सीटें पूरी मिलती तो हमारी अपनी सरकार होती। लेकिन लोगों ने मैंडेट मिक्स दिया है, हमको 123 सीटें दी, तो बची हुई सीटें तो उनके पास दी, उनको भी जो मैंडेट मिला है वो कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ मिला है। तो हम दोनों उस मैंडेट को लेकर साथ में आए हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सारी चीज़ें उनकी हमको मंजूर नहीं है, हमारी उनको मंजूर नहीं है, लेकिन एक व्यापक हित में हम काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते समय तकलीफें आती है।
अभी कई जगह अपन ने अब हमने देखा है कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों में सिंगल पार्टी की सरकार होती है, उसमें भी तकलीफें होती है। यहाँ 2 पार्टी की सरकार है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सारी तकलीफों को दूर करते हुए एजेंडा ये है कि महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए, वो प्रयास हम कर रहे हैं। बीएमसी के चुनाव आप मिलकर लड़ेंगे सेना के साथ, या आपको लगता है कि उससे पहले कुछ दिक्कत हो सकती है? नहीं, देखिए, मूल रूप से तो दोनों पार्टियों को लगता है कि मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन अब परिस्थितियां तय करेगी क्या होगा। चलिए हम कुछ सवाल भी लेते हैं, क्योंकि हमारे कई सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं सवाल पूछना था। सबसे पहले मैं सवाल साहिल को देता हूँ, साहिल जोशी। दूसरी माइक दे दीजिए। काफी दिनों से आपसे ये सवाल पूछना था, आज मौका मिल गया तो आज पूछ ही लेते हैं कि आपने अभी शिवसेना के बारे में जवाब तो दे दिया है, लेकिन ये बात तो छुपी नहीं है कि आपको सामना ना पड़ने से दिक्कतें हल तो नहीं होती। आपको भी पता है कि काफी दिक्कत हो रही है। उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग भी बुलाई थी सारे मंत्रियों की, और आपसे बाद में मुलाकात की और कहा कि हमारे मंत्रियों को तो कुछ काम ही नहीं मिल रहा है। विधायकों का काफी समस्या है उसको लेकर कि वो कैसे चले। और दूसरी एक बड़ी समस्या उनको ये फेस हो रही है कि पहली बार उनको नंबर 2 के पोजीशन में काम करना पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सचमुच में समस्या है, और अभी भी आपको अगर मौका मिले तो अकेले सरकार चलाना आप ज्यादा पसंद करेंगे, बिना किसी रोक टोक के और अपने तरीके से? देखिए, मैं वास्तविकता में जीता हूँ, और आज की वास्तविकता ये है कि हमारे पास नंबर नहीं है, तो हमको सरकार ये साझा सरकारी चलानी पड़ेगी। हमारे बलबूते पर यह सरकार नहीं चलेगी। हम 123 है और 144 चाहिए सरकार चलाने के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ अड़चनें आती है, तकलीफें आती है, पर जहाँ तक मैंने देखा है, हम कैबिनेट में भी बैठते हैं तो कैबिनेट में प्राय 99% जो निर्णय हम लेते हैं वो एक मत से लेते हैं। कोई हमें मतलब ऐसी तकलीफें नहीं आती। एक हाथ किसी विषय पर आती है तो हम लोग बातचीत करके उसको सुलझाते हैं, और मुझे लगता है लोकतंत्र में तो ये होता ही है। तो इसमें तकलीफ आती है तो उसका सॉल्यूशन भी निकलता है, इसलिए मुझे कोई बहुत मतलब उसमें गंभीरता नहीं लगती। एक सवाल आगे बढ़ने के पहले और आपने मराठा आरक्षण को लेकर जो मोर्चे निकल रहे हैं उसको लेकर आपने इंटरव्यू दिया था, और आपने उसमें एक काफी अहम बात कही थी कि कहीं ना कहीं ये मोर्चे आपको अनसीट करने के लिए भी किए जा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? आपको लगता है कि कहीं आपको खतरा पहुंचाने के लिए भी इसको ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कई पार्टियों की तरफ से, कई नेताओं की तरफ से? और हालांकि किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये वास्तविकता है आज की तारीख में भारतीय राजनीति की। महाराष्ट्र में 3.5% ब्राह्मण हैं, और उसके बावजूद महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बीजेपी दे रही है। इसके वजह से आपको लगता है कि आप पर ज्यादा निशाना लग रहा है, इसके वजह से आपको ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या ये बात कहीं खलती है आपको लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि आपकी जात को देखा जा रहा है बजाय इसके कि आप क्या कर रहे हैं उसको देखा जा रहा है? पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये मोर्चे मुझे अनसीट करने के लिए निकाले जा रहे हैं। मैंने ऐसा ये कहा, कुछ लोग इसमें संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। कुछ राजनेताओं को लगता है कि मोर्चे निकल रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो लो, लेकिन किसी ने उनको धोने नहीं दिए। प्रयास कर लिया कुछ लोगों ने, लेकिन किसी ने उनको धोने नहीं दिया। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो देखिए, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो संस्कार पाए, उन संस्कारों में मैंने यही सीखा है कि व्यक्ति अपने कामों से बड़ा होता है, जात से कोई बड़ा नहीं होता। और इसलिए मैं जात मानता नहीं हूँ, और मुझे लगता नहीं है कि महाराष्ट्र इतना प्रतिगामी होगा कि केवल मेरी जात को लेकर। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ नेता उसमें भी संभावनाएं देखते हैं, ये गलत नहीं है। आपने जो बात कही, ये जनता के लिए लागू नहीं होती, कुछ नेताओं के लिए लागू होती है। उनको ऐसा लगता है कि भाई इनके खिलाफ कुछ निकल तो नहीं सकता। अब काफ़ी प्रयास कर लिया, 2 साल मेरे बारे में कोई मैं गलती करूँ, कोई मैं भ्रष्टाचार करूँ, कोई मैं गलत बात करूँ, वो तो मैं करने नहीं वाला हूँ। जिन संस्कारों से आया हूँ उसमें कोई उसको जगह ही नहीं है। और हमारे नेता मोदी जी है, तो इसमें कोई दूसरी बात तो हो ही नहीं सकती। तब जब कुछ नहीं मिलता है तो कुछ नेता ये प्रयास करते हैं कि उस तरफ वो मोड़कर ले जाए। नेता जरूर प्रयास करेंगे, पर महाराष्ट्र की जनता प्रगल्भ है, वो ये होने नहीं देगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सर, मैं दैनिक भास्कर से विनोद यादव। सर, आपने 2 साल की उपलब्धियां सरकार की गिनाई, पर पिछले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में जिस स्वतंत्र विदर्भ राज्य के गठन की वादा भाजपा ने किया था, उसका जिक्र कहीं आपके इस 2 साल की उपलब्धियों के अंदर नहीं आ रहा है।
भाजपा ऐसा क्यों है कि वो स्वतंत्र विदर्भ के मुद्दे को बहुत सुविधाजनक ढंग से चुप्पी साधी हुई है? भैया उपलब्धियां तो उस चीज की होती है ना जो आप करते हैं, जो हुआ नहीं उसकी उपलब्धि कैसे बताएंगे? हेलो, मेरा नाम अटल बिहारी दुबे है। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गरीब घर से हूँ और बॉम्बे उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। तो आज के समय में ये बोलना कि ये जाति वालों को आरक्षण देना चाहिए, एक्चुअली आरक्षण का माध्यम ये होना चाहिए, अगर गरीब है तो उसको आरक्षण देना चाहिए, ना कि वो जाति से बिलोंग करता है वो आरक्षण लेना चाहिए। इसके बारे में हमारी सरकार क्या करना चाहती है? देखिए, आप अधिवक्ता है तो आपको ये पता होना चाहिए और होगा ही कि हम आरक्षण जो देते हैं तो उसमें हमारा तत्व क्या है। उसमें तत्व ये है कि जो सामाजिक पिछड़ा है, जो सांस्कृतिक पिछड़ा है, जो शैक्षणिक पिछड़ा है और जो आर्थिक पिछड़ा है, ये चारों निकषों पर जो पिछड़ा है उसको पहला आरक्षण मिलना चाहिए। फिर 3 निकषों पर जो है उसको दूसरा आरक्षण मिलना चाहिए, 2 निकषों पर है उसको तीसरा मिलना चाहिए। तो केवल आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दिया जाएगा तो समाज में ऐसे कई वर्ग हैं जो सामाजिक पिछड़े नहीं है, जो सांस्कृतिक पिछड़े नहीं है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। तो इसलिए आर्थिक आरक्षण ये एक निकष नहीं हो सकता, इससे समाज का बड़ा वर्ग इसमें से छूट जाएगा। और इसलिए सामाजिक आरक्षण जो हमने दिया हुआ है वो आवश्यक है, लेकिन साथ ही में जिस प्रकार की योजना हमने तैयार की, ये योजना क्या है? आर्थिक आरक्षण है। क्योंकि हमने क्या किया कि आर्थिक कारणों से जो लोग अवसर नहीं पा रहे हैं उनके पीछे सरकार खड़ी हो रही है और उनको पैसा दे रही है, तो उनके आर्थिक कारणों को हम दूर कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आरक्षण की आज की जो व्यवस्था है, जो 4 काउंट्स पर आरक्षण हमने दिया हुआ है वो सही है और अभी भी उसी की आवश्यकता है। प्रश्न। फडणवीस जी, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं। अभी आपने एक जिक्र किया कि समाज के भीतर एक दबाव बनना चाहिए। पाकिस्तान और चीन का जिक्र हो रहा था, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी हिंदुत्व राष्ट्रवाद कमोवेश यही स्थिति है। और आप लोग का पद है कॉन्स्टिट्यूशनल, प्राइम मिनिस्टर भी संविधान की शपथ लेकर ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं। क्या ये संयोग है या स्ट्रेटजी है कि एक तरफ समाज का दबाव राष्ट्रवाद के प्रति आप लोग बनाते हैं जिससे समाज के भीतर उफान आ जाए, दूसरी तरफ पहली बार देश देख रहा है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ के बर्थडे पर तो वो गए ही, 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने अटैक किया था भारत पे और 20 अक्टूबर 2016 को हम लोग संयुक्त अभ्यास जो है सैनिक का वह भी कर रहे हैं लद्दाख में। तो हमारी पॉलिसी ऐसी डगमग इस दौर में लगती है कि हमें समझ नहीं आता है कि सरकार की दिशा क्या है और समाज के भीतर पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है। ये कंट्रडिक्शन में देश जी रहा है। तो ये मौजूदा वक्त की उपलब्धि है, स्ट्रेटजी है, क्या है ये? मैं ऐसा मानता हूं कि बिल्कुल सही दिशा और स्पष्ट नीति से देश जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहला काम क्या किया, तो पहला काम उन्होंने ये किया कि आज जिस प्रकार की व्यवस्था में हम जीते हैं उस व्यवस्था में आप पिछले 20 सालों में देख लीजिए कि 2 देशों ने युद्ध किया और एक देश जीता, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि युद्ध 2 देशों का नहीं रह जाता, वो कई देशों का होता है और उसके परिणाम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और इसलिए आज जो हमारा भूमि पर युद्ध होता है उससे महत्वपूर्ण होता है कूटनीतिक युद्ध। जब तक आप कूटनीतिक युद्ध नहीं जीतते तब तक आप भूमि का युद्ध जीत नहीं सकते। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली बात क्या की, तो सारे देशों को अपने साइड से लाया। धीरे धीरे करके एक एक देश लोग टीका करते थे, लेकिन देखिए आज पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है। पाकिस्तान का मीडिया ये कहता है कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया साहब, सऊदी अरेबिया भी भारत के साथ चला गया और ईरान भी भारत के साथ चला गया। ये हमारे दोनों दोस्त थे लेकिन एक दूसरे के दुश्मन थे। सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे का साथ नहीं दे सकता था, लेकिन ये दोनों भारत का साथ दे रहे। चाबहार का पोर्ट हमको मिला तो हमको चीन की आवश्यकता नहीं है, सीधा रशिया से चाबहार के माध्यम से हम लोग हमारा ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो कूटनीतिक एक पूरा व्यवहार पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री जी ने किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, देखिए हम सीधा आज अगर एक लड़ाई शुरू करें, सीधी लड़ाई, तो इसमें सारे देश हमारे साथ नहीं आते, लेकिन हमने पहले ये बताया कि भाई हम एंगेज करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो,
क्योंकि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी सिविलियन गवर्नमेंट बात करना चाहती है तो मिलिट्री एस्केलेट करती है, मिलिट्री बात नहीं करने देती। जब भी किसी स्तर की बात तय होती है तो सीमा के ऊपर गोलियां चलनी शुरू हो जाती है, मिलिट्री का उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। उसके ऊपर उपाय के रूप में एक बहुत ही सरप्राइज विजिट प्रधानमंत्री जी ने की, जिसमें गोलियां चलाने का मौका ही नहीं मिला मिलिट्री को। तो सारी चीजें जो जो हो सकता है वो सारी चीजें उन्होंने करके देखी और फिर जो करना चाहिए था वो भी किया सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सही दिशा और स्पष्ट नीति से चल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज हम लोग ग्लोबल सिनारियो में जी रहे हैं, हम आइसोलेशन में जी नहीं सकते, हम एक राष्ट्र करके जी नहीं सकते। जब तक दुनिया के सारे राष्ट्र हमारे साथ नहीं होंगे तब तक इस लड़ाई को हम जीत नहीं सकते, और आज वो सारे राष्ट्र हमारे साथ दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, हमारा छोटा सा हिस्सा है कि पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का समाज में एक भागीदारी है, शिवसेना की भागीदारी है। क्या आप लोग ट्रेंड नहीं करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है? चाइना आपके साथ खड़ा नहीं है पाकिस्तान को लेकर, अमेरिका आपके साथ खड़ा नहीं है, रशिया खड़ा नहीं है, उसने भी ब्रिक्स में जिक्र नहीं किया। बहुत अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना सवाल है कि राजनीति लोगों की भावनाओं को उभारती है और सरकारें कूटनीति के जरिए चीजों को संभालना चाहती है, लेकिन बीजेपी शिवसेना जब जब सत्ता में आती है मैसेज क्यों कन्वे होता है कि समाज संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, देश समाज के संविधान के हिसाब से चल रहा है, वो उस रिलीजन और हिंदुत्व के आश्रय चल रहा है। ये मैसेज है। पहली बात तो यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पहली बार ऐसा हुआ, हम उनकी भूमि में गए, भूमि उनकी नहीं हमारी भूमि है, लेकिन टेक्निकली बता दीजिए पाक व्याप्त है। हम वहां पर गए, हमने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके हम वापस आए। उसके बाद अमेरिका ने हमको नहीं कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा। पहली बार हमारे साइड से अमेरिका खड़ा हुआ, अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को तूल देना बंद कर दे। रशिया ने भी यही कहा, रशिया भी उनके साइड से खड़ा नहीं हुआ, रशिया ने भी यही कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को तूल देना बंद कर दे। दुनिया के सारे राष्ट्रों ने कहा। उस समय चीन चुप बैठा, बाद में चीन ने थोड़ी मदद उनको जरूर की, पर चीन में भी ये हिम्मत नहीं हुई कि चीन सामने आकर ये कहे कि क्यों आपने सर्जिकल स्ट्राइक किए। चीन ने शांत रहना पसंद किया, और इसलिए मैं मानता हूं कि बिल्कुल सही नीति से ये चल रहा है। और जहां तक सवाल है, ऐसी कोई भी भूमिका इस सरकार के 2 साल के 2.5 साल के कार्यकाल में सामने नहीं आई कि जहां संविधान में सरकार न चली हो। सरकार संविधान से ही चलती है। देखिए, आप बुरा मत मानिए, पर ऐसे ही बात आप नहीं कहेंगे तो खबरें नहीं बनती। ये खबरें बनाने के लिए कई बार ये होता है कि अगर आप ये कह दें कि भाजपा सेक्युलर काम कर रही है तो खबर थोड़ी बनती है, जी कौन दो सुनने वाला है। भाजपा धार्मिक काम कर रही है, धार्मिक लोगों का भाजपा के ऊपर ज्यादा वो है, ऐसा का तो खबर बनती है। हमारा बिल्कुल साफ कहना है जी, संविधान हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान से बड़ा है, और हम संविधान से ही सरकार चलाएंगे। देवेंद्र फडणवीस साहब, आप आज तक मंथन में आए, आपने अपनी तमाम बातें रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद जी। देवेंद्र, हेलो, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।